नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केपी और केसी में रिलेशन की। केपी का मतलब आंशिक दाब साम्य स्थिरांक, केसी का मतलब सांद्रता साम्य स्थिरांक। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी भाई क्वेश्चंस बनते हैं। तो चले शुरू करते हैं हमारी बात केपी और केसी में संबंध के साथ। तो देखिएगा, इनमें रिलेशन निकालने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया काम लेनी होगी। तो माना कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है। एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, N1A प्लस N2B उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, M1C प्लस M2D। अगेन जब अग्र अभिक्रिया होगी तो इसका वेग RF लेते हैं और पश्च अभिक्रिया के लिए वेग को या दर को RB ले लेते हैं। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के लिए क्या आप केसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं? आप लोग लिखेंगे, बिल्कुल पिछला वीडियो ध्यान से देखिएगा जहां हमने डिस्कस किया था केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, केपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर भी एक बार बता देता हूं, बहुत अच्छा जुगाड़ हम लोगों ने इसका निकाला था कि केसी क्या होता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे क्रिया कारकों का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, तो उत्पाद यहाँ आपके पास C और D है और क्रिया कारक आपके पास A और B है। तो देखिएगा केसी का फॉर्मूला आ रहा है C की पावर M1 D की पावर M2 अपॉन में देखिएगा A की पावर N1 और B की पावर N2। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस इक्वेशन के लिए केपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल 100% लिख सकते हैं, क्योंकि केपी भी हमें आता है उत्पादों का आंशिक दाब बटे क्रिया कारकों का आंशिक दाब। याद आ गया होगा। तो P C की पावर M1 P D के लिए पावर M2 अपॉन में देखें P A के लिए पावर N1 और P B के लिए पावर लगी N2। क्या ये बात भी आप लोगों को समझ में आई? तो पहला काम हमने क्या किया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया ली और उस अभिक्रिया के लिए हमने केसी और केपी के फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। क्लियर। अब इसके बाद आगे की बात याद कीजिए, आप लोगों को एक समीकरण जो है आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण से आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। क्या है इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। इज दैट क्लियर? अब आप लोग बताइएगा, यदि मैं P की वैल्यू निकालूं तो N अपॉन V RT होगा। क्लियर है भाई बात? और आप लोगों को शायद ये बात पता है कि N अपॉन V क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन, जिसे सांद्रता कहते हैं या फिर उसे सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? और सक्रिय द्रव्यमान को आप लोग बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। अब देखिएगा, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट लिख दें, बोलो C हो गया कंसंट्रेशन और साथ में लगा बोलो RT। इक्वेशन नंबर 3 इसको दे देते हैं। क्लियर। अब आप लोग देखिएगा, ये इक्वेशन बड़े काम की है, आगे पूरा डेरिवेशन इसी पर बेस्ड होगा। आप लोग देखिए, P क्या है, दाब है, आंशिक दाब है जो बराबर है सक्रिय द्रव्यमान और R गैस नियतांक और T ताप है। ताप यहाँ कांस्टेंट ही लिया जाता है। तो हम लोग इससे आगे की बात करें तो भाई देखो, कंसंट्रेशन जिसकी लेंगे उसी के आंशिक दाब की बात होगी। समझिएगा ध्यान से। तो ऐसी स्थिति में मैं बात करूं PA के लिए, मतलब A का आंशिक दाब निकाल रहे हैं, तो बोलो फॉर्मूला आपके पास था, सक्रिय द्रव्यमान किसका लेना होगा, बोलो A का, और साथ में RT आपके पास है। इक्वेशन नंबर 4 इसको दे देते हैं। समझ में आई मेरी बात? फिर देखिएगा, ऐसे के ऐसे ही मैं PB निकाल रहा हूं, B का आंशिक दाब निकाल रहा हूं, बोलो फॉर्मूले में B और साथ में आ गया RT। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास हो गया। फिर देखिएगा, PC के लिए बात करते हैं, तो बोलो C की कंसंट्रेशन और साथ में RT। इक्वेशन नंबर 6। सेम यही बात D के लिए भी कर देते हैं,
तो डी और साथ में आर टी इक्वेशन नंबर हो गया 7। इज दैट क्लियर? अब आप लोग नोटिस कीजिएगा 4, 5, 6 और 7th इक्वेशन में पी ए पी बी पी सी और पी डी आपको दिखाई दे रहा है, और ये पी ए पी बी पी सी पी डी आप लोगों को इक्वेशन नंबर 2 में दिखाई दे रहे होंगे। बोलो क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7 से मान कहाँ रखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। मान इक्वेशन 2 में रखने पर बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, तो रख देते हैं। बोलो पीसी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी आर टी, तो बोलिएगा के पी इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से देखो, पीसी की वैल्यू है आपके पास सी आर टी और इसकी पावर लगेगी भाई, बोलो क्या, m1। समझ में आई मेरी बात? सेम ऐसे के ऐसे ही पीडी की बात करते हैं तो डी आर टी और इसकी पावर लगेगी भाई, बोलो क्या, m2। समझ में आ रही है बात? अपॉन में देखिएगा, बोलो पी ए है, पी ए की वैल्यू बोलेंगे एक आर टी, इसकी पावर लगेगी बोलो n1। सेम ऐसे ही बी आर टी और इसकी पावर लगेगी भाई n2। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे की बात सुनिएगा, यहाँ c की पावर m1 और rt की पावर m1 है, यहाँ भी d की पावर m2 और rt की पावर m2 है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस rt को बाहर ले रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा क्या इक्वेशन बन रही है, बहुत अच्छे से देखो। यहाँ बचा c की पावर m1, इधर से देखेंगे d की पावर m2। इज दैट क्लियर? और अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ rt की पावर m1 और साथ में मैंने बाहर लिया था rt की पावर m2। समझ में आ रही है मेरी बात? सेम ऐसे ही नीचे बात करते हैं, बोलो a की पावर n1 और b की पावर n2 और साथ में यहाँ बाहर निकाला मैंने rt की पावर n1 और यहाँ बाहर निकाला मैंने rt की पावर n2। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? आनी चाहिए भाई। अब देखो बेस सेम है कि नहीं है, RT तो बोलो पावर्स का सम कर देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, तो RT की पावर m1 और RT की पावर m2। इसका मतलब मैं क्या इसे RT की पावर m1 प्लस m2 लिख सकता हूं क्या? 100% लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ नीचे क्या लिखेंगे, समझ में आ गया होगा, RT की पावर n1 RT की पावर n2। तो बोलो क्या करेंगे, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, n1 प्लस n2। बोलो आई क्या बात समझ में? फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस RT की पावर n1 प्लस n2 को ऊपर लेके जा रहा हूं। ले जाते हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो Kp इज इक्वल टू, भाई ध्यान देना, C की पावर m1 D की पावर m2 और बटे में देखो A की पावर n1 और B की पावर n2 आया। अब ऊपर की तरफ देखिएगा, RT की पावर ऑलरेडी यहाँ m1 प्लस m2 है। ओके भाई, और जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो बोलो पावर का साइन चेंज होगा, तो बताइएगा RT की पावर n1 प्लस n2 होगा और ये वैल्यू काई में आएगी, बोलो माइनस में। समझ में आ गई होगी। अब वापस से एक कंसेप्ट सुने, RT की पावर m1 प्लस m2 और RT की पावर n1 प्लस n2 माइनस में, आधार वापस समान हो गए, घातों को वापस जोड़ देते हैं। तो जोड़ें तो देखिएगा Kp इज इक्वल टू, बोलो C की पावर m1 D की पावर m2 बटे में आ जाओ A की पावर n1 और B की पावर n2। क्लियर हुई इतनी बात? और देखो तो देखें, RT की पावर m1 प्लस m2 तो था ही, और देखो जोड़ेंगे ये प्लस, लेकिन देखो अगली पावर माइनस में है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो बोलो माइनस का, और यहाँ आ गया n1 प्लस n2। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिएगा आगे की बात, इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूं 8। अब नोटिस कीजिए आप दो इक्वेशंस के बीच में, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 1, बोलो दोनों में कंपैरिजन कीजिए, आप लोगों को दिखेगा कुछ ऐसा। बोलो इसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई? Kc के बराबर है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, Kp इज इक्वल टू, इस पूरे को मैंने लिखा Kc, क्लियर,
और फिर साथ में है RT और इसकी पावर लिख रहा हूं मैं डेल्टा N। अब ये डेल्टा N कहां से आया भाई, इनको देखो आप, M1 प्लस M2 क्या है, उत्पादों के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक या मोलों की संख्या। वहीं देखो N1 प्लस N2 लिखा हुआ है जो क्या है, क्रिया कारकों के मोलों की संख्या। तो इसको मैंने M1 प्लस M2 माइनस में N1 प्लस N2, इसको मैंने क्या लिखा भाई, डेल्टा N। बोलो मेरी बात समझ में आई। और ये डेल्टा N होता क्या है, तो आप कह सकते हो उत्पादों के मोल माइनस में बोलो N1 N2 क्रिया कारकों के मोल है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात। और भाई यही रिलेशन है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N। और इसी फॉर्मूले को आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन साम्य अवस्था में से पूछे जाते हैं ना, तो उसमें पहली प्रायोरिटी इस फॉर्मूले के बिहाफ पर ही होती है। कैसे होती है, चलो कुछ क्वेश्चंस के साथ बात करते हैं। इस डेरिवेशन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, बाकी आगे देखेंगे। Kc और Kp में रिलेशन आपको आ गया है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। अब इस डेल्टा N पर आधारित कुछ इक्वेशंस की बात करेंगे जहां से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, एक इक्वेशन लेते हैं H2 प्लस I2 इज कन्वर्ट इन ट्वाइस ऑफ HI। बहुत अच्छे से समझना, इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। चलो एक काम करते हैं, आप लोगों को याद हो गया है रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N। क्या आप लोगों को डेल्टा N निकालना आ गया? बिल्कुल आ गया सर। उत्पादों के मोल माइनस क्रिया कारकों के मोल। बताएं, उत्पाद के आपके पास 2 मोल है, ठीक है, और क्रिया कारक के आपके पास 1 और 1 2 मोल है। तो बोलो डेल्टा N निकालोगे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई समझ में बात? तो दैट मीन्स डेल्टा N की वैल्यू 0 आ गई, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 0। क्या ये बात समझ गए? और किसी की भी पावर 0 लग जाता है तो उसकी वैल्यू बोलो 1 हो जाती है। दैट मीन्स इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर है। अब आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए Kp और Kc के मान समान है। तो आपको देखना आ जाएगा, आप लोग डेल्टा N देखेंगे, डेल्टा N जिसके लिए बराबर होगा, या यूं कह सकते हो डेल्टा N की वैल्यू जिसके लिए 0 होगी, दैट मीन्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक और उत्पाद दोनों के मोलों की संख्या समान होगी, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए Kp और Kc बराबर होते हैं। समझ में आई मेरी पहली बात। दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात दूसरे एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन है PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। आपसे पूछा जा रहा है इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। तो बताइएगा, Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा N। अगेन आप लोगों को डेल्टा N काउंट करना है, फटाफट से आंसर दे दो, मनी मन दे दिया करो। 1 और 1 2, बोलो उत्पादों के 2 मोल और क्रिया कारक का 1 मोल, बोलो -1 इज इक्वल टू कितना आया, बोलो 1। इसका मतलब Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर लगी भाई 1। अब आप लोग रिलेशन देखें, रिलेशन क्या है Kp और Kc में, दिमाग लगाइएगा मेरे साथ जो मैं कहूं उस बात को। भाई Kp इनके बराबर है, दैट मीन्स Kp बराबर होगा कब, Kc के, जब Kc में कुछ गुणा करेंगे आप लोग। लाइन समझ रहे हैं आप लोग, Kc में आपने कुछ गुणा किया तभी जाकर तो वो Kp के बराबर हुआ। इसका मतलब इस इक्वेशन में Kp जो है वो Kc से बड़ा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? भाई सीधी सी गणित है, देखिएगा कैसे। ये 100 है इज इक्वल टू, मैंने लिखा 50 × 2, बोलो बराबर है अभी
अब आप समझें, सपोज कीजिए दो नहीं होता तो बोलो ये वाली वैल्यू छोटी होती है कि नहीं होती है। इसका मतलब ये बराबर कब होगा, जब इसमें आप लोगों ने कुछ चीज गुणा की है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट बड़ा होगा। समझ में आ रहा होगा उदाहरण। देखो केपी केसी के बराबर तो है, लेकिन कब है, जब इसमें आरटी से आप लोगों ने गुणा किया है। समझ में आई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लाइन पकड़िएगा, डेल्टा एन की वैल्यू कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है। उन अभिक्रियाओं के लिए केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा होती है। आया कंसेप्ट समझ में। फिर चलते हैं तीसरी बात की ओर, इसे भी रब कर देते हैं। देखिए एक इक्वेशन और लिखूंगा, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 कन्वर्ट्स इन ट्वाइस ऑफ NH3। मैंने फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए इस अभिक्रिया के लिए Kc और Kp में क्या रिलेशन है। आप लोग फिर रिलेशन लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। अगेन मुझे आप लोग क्या डेल्टा N बता पाएंगे, 100% बताएंगे सर। उत्पादों के 2 मोल माइनस क्रियाकारक का 1 और 3 बोले तो 4 मोल, बोलो कितना आया, -2। दैट मीन्स इस इक्वेशन के लिए डेल्टा N की वैल्यू -2 है। तो बोलो Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर -2। इज दैट क्लियर। अब मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 2। बोलो हाँ या ना। पावर देखो माइनस में है भाई, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा प्लस में। अब रिलेशन की बात थी, आप लोग लगाइएगा दिमाग। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां Kp की वैल्यू Kc से छोटी है। क्या ये बात आपको समझ में आएगी? नहीं आए तो एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 100 बराबर में 200 बटे में 2, बोलो अभी बराबर है या नहीं है ना। बोलो ये डिवाइड करूंगा, बोलो 100 आ जाएगा। अब बताओ मान लो ये 2 नहीं होता तो बोलो 200 बड़ा होता कि नहीं होता। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि केसी में जब आरटी का भाग दोगे तब जाके केपी और केसी बराबर होता है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि केसी की वैल्यू यहां केपी से ज्यादा होगी। बोलो कंसेप्ट आया कि नहीं आया समझ में। तो कंक्लूजन क्या है कि डेल्टा एन बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के डेरिवेशन की, कि पहली बात तो आप लोगों ने रिलेशन याद रखा, और दूसरी बात सुनो, डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव 0 वाली अभिक्रियाओं के लिए, सॉरी भाई, डेल्टा एन बराबर 0 वाली अभिक्रियाओं के लिए केपी बराबर होता है केसी के। ओके भाई। और डेल्टा एन बराबर नेगेटिव वाली अभिक्रियाओं के लिए केपी जो होता है छोटा होता है केसी से, अभी जस्ट बात करी। और डेल्टा एन बराबर पॉजिटिव वाली अभिक्रियाओं के लिए केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा होती है। तो कंक्लूजन समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं आज की बात भी समझ में आ गई होगी। आई हो ना, तो लाइक का बटन दबाइएगा, और जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहें। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।